नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 का उत्कर्ष क्लासेस का प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर कर रहे हैं। 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, उसे जाकर जरूर देखिएगा। और बहुत सारी अच्छी बुक का जो है प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसे एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारा बेनिफिट आपसे उससे मिलने वाला है। क्योंकि 2022 की भी जो भी बुकें थी सारी की सारी हम कवर कराए हैं, उसका प्लेलिस्ट सबसे ऊपर है, उसे जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। 8 से 10 वीडियो हैं, 3 4 घंटे के, पूरा सिलेबस उसमें कवर कराया गया, तो उसे भी जरूर कवर कीजिएगा। आज चौथा प्रैक्टिस सेट है, इसे पूरा का पूरा कवर करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है आपका प्रसिद्ध दासराज्य यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख किसमें किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? दूसरा क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। ठीक है ना, क्या थे? प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास से मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो आपको पता है मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है ना, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 संप्रदायों में कौन कौन से हीनयान व महायान में विभक्त हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ बौद्ध संगति में यह जो है बौद्ध सभा 2 भागों में बट गई थी, हीनयान और महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में एक ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? क्वेश्चन को समझिएगा आप लोग। सही जवाब हो जाएगा लुम्बिनी के अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन यहाँ से डी से होगा, लुम्बिनी के अभिलेख में। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक कौन था? सही जवाब हो जाएगा, उस समय गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल चल रहा था, चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, अगले पेज पर आएंगे। 7वां क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। दिया गया है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 711 ईस्वी में हुआ था भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण की अगर बात करें तो। ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उस समय थे JB कृपलानी जी। ऑप्शन यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह चुने गए थे आपके विनोबा भावे जी। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका यानी देहली शहर की स्थापना की थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तोमर वंश की। ठीक है ना, तो दिल्ली की स्थापना अगर क्वेश्चन पूछे तो अनंगपाल तोमर ने किया था, जो कि तोमर वंश के राजा थे। ठीक है ना, उस समय इसका नाम क्या था? दिल्लिका था। ठीक है ना, तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर ने किया था। सूची फर्स्ट को सूची मिलान से सेकंड से मिलाना है। नदियां दिया गया है और जो है इसे मिलाना है, आपका दोनों को मिलाना है। सही जवाब हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिएगा 11वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सही जवाब हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, पहले का दूसरे से मिलाएंगे। सहायक नदियां की बात कर रहा है यहाँ पर। देखिए यमुना की अगर बेतवा की बात करें तो यमुना हो जाएगा। क्षिप्रा की अगर बात करें तो यह आपका चंबल के हो जाएंगे। वैरी गंगा की अगर बात करें तो गोदावरी की है, और तवा नदी नर्मदा की नदियों में मिलती है। इस तरह से क्वेश्चन आपका ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर फिर देख। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है आपका, सारगैसो सागर कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है सारगैसो। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नागरीकरण का स्तर प्रतिशत क्या था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो है 31.16% था। 31.16%। अगला क्वेश्चन है, कौन से दो देशों में मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो मैकमोहन रेखा की अगर बात करें तो यह है आपका भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो रूर कोयला क्षेत्र की अगर बात करें तो यह है आपका जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा, जर्मनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो इसमें अगर देखा जाए तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, HDFC बैंक है जो यह राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य आपका तीव्रतर धारणी एवं ज्यादा समावेशी विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, आपको पता है पंचवर्षीय योजनाओं को स्थान पर जो है आपका कौन सा आयोग ला दिया देगा? आप लोग कमेंट में बताइए। योजना आयोग को हटाकर इसके जगह पर कौन सा आयोग आ गया? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ से देखेंगे। दिया गया है आपका, निम्नलिखित कंपनियों में से किसको महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है? ठीक है ना, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का जो है महाकंपनी का दर्जा प्राप्त है, यानी महारत्न कंपनियों में से यह एक है। सुमेलित करना है इसे, इस्पात संयंत्र है असहयोगी देश, कौन से देश के सहयोग से यह बनाया गया है? कौन सा नंबर? 19 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले का चौथा हो जाएगा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला। ठीक है ना, पहले का चौथा हो जाएगा, यानी भिलाई की अगर बात करें तो यह है आपके रूस के सहयोग से बना है। राउरकेला की अगर बात करें तो यह आपका जर्मनी के सहयोग से, बोकारो सोवियत संघ रूस की, और दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से बना था। अगला प्रश्न है, जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? सही जवाब हो जाएगा यह जो है जीएसटी परिषद को प्राप्त है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा, जीएसटी परिषद। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किसके व्यादेशित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? 22 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक चुनाव में मतदान करना यह जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है, यह आपका कानूनी अधिकार है। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। प्लीज आप लोग तब तक वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और जो भी लोग नए हैं बिना सब्सक्राइब किए आप लोग जो है नहीं जाएंगे, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केंद्र राज्य संबंधों के संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दांतेवाला आयोग जो है केंद्र राज्य संयोग जो है संबंध में नहीं है। बाकी एम पुंछी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से है। सरकारी आयोग तो बहुत बार हर बार क्वेश्चन में पूछा था, सरकारी आयोग किसके लिए बना था? तो यह राज्य और केंद्रों में जो है संबंध स्थापित करने के लिए था, और राजमन्नार आयोग भी इसी के लिए बना था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जिला शब्द का प्रयोग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, जिला शब्द का प्रयोग आपका संविधान के अनुच्छेद 233 में किया गया। ऑप्शन यहाँ से डी सही है, अनुच्छेद 233। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि जो है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है? 26 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दूरी कहलाती है।
ठीक है ना, क्या कहलाती है, दूरी। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव से सर्वाधिक संबंधित गैस कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। CO2 की अगर हम बात करें तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो किस्कोग्राफ की अगर बात करें तो इसका आविष्कार जो है आपका JC बोस ने किया था। ऑप्शन यहां से बी से होगा, JC बोस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु तथा उपधातुएं तीनों ही उपस्थित होती हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तीनों होती हैं, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। SPDF जो है आपके दिया गया था उसकी बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में एंटीजन के प्रति सुरक्षा हेतु निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है? 30 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब ऑप्शन ए, प्रतिरक्षा तंत्र में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, कौन सा, प्रतिरक्षा तंत्र। अगले पेज पर आएंगे, क्वेश्चन है आपका, ग्रीष्म ऋतु शब्द में कौन सी संधि है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसमें जो है गुण संधि, ठीक है ना। कौन सी संधि है? गुण संधि। अगला प्रश्न, निम्न में से दाता शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूम हो जाएगा, ठीक है ना। दाता का सूम हो जाएगा विलोम। अगला क्वेश्चन, निराश्रित शब्द का पर्यायवाची कौन सा होता है? तो निराश्रित का शब्द का पर्यायवाची अगर बात करें तो अनाथ होता है, जिसका कोई आश्रय न हो, अनाथ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जो दूर की बात सोच न सकें वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, अनाग्र सोची होता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, क्या, अनाग्र सोची। अगला प्रश्न, निम्न से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 35 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बुढ़ापा शब्द जो है यह आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन यहाँ से बी सही है। अगला क्वेश्चन में आपको गद्यांश से पढ़कर जो है आंसर देने हैं 36 से लेकर 40 तक। तो एक बार हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। दिया गया है, मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी, ठीक है ना। चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है, इसे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल पाते हैं। केवल जहरा जाफरी की कार्य करने की ऐसी लगन मिली, वह पूरे समर्पण से दमोद शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती है। कल मैं उन्हें फ़ोन किया यह जानने के लिए कि वह दमोह में क्या कर रही हैं। उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मुझे सूर्य प्रकाश यानी उस ग्रामीण स्त्री का पति जो अपने पति का नाम नहीं ले रही थी का किस्सा याद आया है। मैंने धृष्टता से उन्हें बताया कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मेरे मन में यह शायद युवा मित्रों को संदेश देने की कामना है कि कुछ घटने के इंतजार में हाथ धरे न बैठे रहो, खुद कुछ करो। जहाँ देखिए अच्छे खासे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, जबकि उनमें तमाम संभावनाएं हैं और यहाँ हम बेचैनी से भरे काम किए जा रहे हैं। मैंने बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा, अपने चित्त को संतृप्त किए रहता हूँ। मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा हूँ जिसमें खामी लगती है। यह बहुत गजब की बात नहीं है, लेकिन मुझ में काम करने का संकल्पना है। यह आपका गद्यांश है। इस पर प्रश्न देखते हैं कैसे बनते हैं। 36 नंबर का प्रश्न बन रहा है, मैंने धृष्टता से उन्हें बताया। रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? धृष्टता का अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, निर्लज्जता, ठीक है। धृष्टता मतलब क्या होता है? निर्लज्जता यानी बिना लज्जा के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द चुनिए। इसमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? सिंपल सा क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बच्चे शब्द जो है यह आपका बहुवचन है। ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न है, यहाँ हम बेचैनी से भरे काम किए जाते हैं। यह कथन किस
काल का बोधक है? 38 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब ऑप्शन बी, यह जो है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? 39 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा व्यवसाय शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है ना, व्यवसाय स्त्रीलिंग नहीं है। अगला प्रश्न, ग्रामीण स्त्री का पति रेखांकित शब्द का उपयुक्त पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? स्त्री का पुल्लिंग पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पुरुष होता है। स्त्री का जो है पुल्लिंग पुरुष शब्द बन जाएगा। अब देखिए 41 से 45 तक का क्वेश्चन, एक और गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़कर हमें आंसर बताए हैं। तो गद्यांश को एक बार पढ़ते हैं। दिया गया है आपका, समूची स्वार्थी व अहम प्रेरित प्रवृत्तियां नकारात्मक हैं। ऐसे कर्मों में ऊंचे उद्देश्य नहीं होते, उनमें लोक संग्रह नहीं होता है, भव्य आदर्श नहीं होते हैं। दूसरे भले ही आप अपने सामने एक ऊंचा आदर्श रखें तो भी आपके कर्म यदि आपके मन के चाहे या अनचाहे से प्रेरित है तो वे हास्यमान ही होते हैं, क्योंकि पसंद नापसंद से किए जाते कार्य वासनाओं को बढ़ाए बिना नहीं रहते। कोई कार्य आपको महज इस आधार पर नहीं करना चाहिए कि वह आपको पसंद है, उसी तरह कोई कार्य करने से आपको महज इस आधार पर नहीं कतराना चाहिए कि वह कार्य आपका मनचाहा नहीं है। कार्य का निर्णय बुद्धि विवेक के आधार पर होना चाहिए, मचलती भावनाओं तुक मिजाजी के आधार पर कतई नहीं। इस एक बात को हमेशा याद रखिए कि पसंद और नापसंद आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, आप इन्हें पहचानते तक नहीं हैं, उल्टे आप इन्हें पाल पोस कर दुलारते हैं। तो वे तो आगे देखते हैं क्या दिया गया है, वे तो हर क्षण आपकी हानि व ह्रास करने पर ही तुले हैं। इनसे निपटने का व्यवहारिक मार्ग यह है कि रुचि और अरुचि का विश्लेषण करें। यह आपका गद्यांश है। इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं? 41 नंबर का क्वेश्चन है। दिया गया है, एक ऊंचा आदर्श रखें। रेखांकित शब्द है, तो ऊंचा की अगर हम बात करें तो यह शब्द है आपका तद्भव शब्द है, क्योंकि तत्सम की अगर बात करें तो उच्च होता है। ठीक है ना, ऊंचा का तत्सम उच्च होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शत्रु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अशनी जो है यह शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्लेषण का विलोमार्थक शब्द कौन सा है? 43 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संश्लेषण होता है। ठीक है ना, विश्लेषण का विलोम क्या होता है? संश्लेषण। विश्लेषण मतलब विस्तार करना, संश्लेषण मतलब संक्षेप में लिखना होता है। अगला प्रश्न है, कर्म में इक प्रत्यय जुड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कार्मिक हो जाएगा। ठीक है ना, कर्म में इक प्रत्यय अगर जुड़ जाता है तो कार्मिक हो जाता है। अगला प्रश्न है, अनचाहे शब्द में कौन सा समास है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, कर्मधारय समास है। अनचाहे में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ से स्टैटिक जीके पर। 51 नंबर का क्वेश्चन है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 51 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब ऑप्शन सी से होगा, यह आपके नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से सी सही है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त पाणिग्रही किस नृत्य से संबंधित है? सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, यह ओडिसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओडिसी से। अगले पेज पर आएंगे, क्वेश्चन दिया गया है 53 नंबर का, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा मिथिला क्षेत्र में जो है मधुबनी शैली जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, शतरंज की ग्रांड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है?
इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन डी। एस विजयलक्ष्मी जो हैं यह आपकी शतरंज की पहली ग्रैंड मास्टर बनने वाली भारतीय हैं। ऑप्शन यहाँ से डी सही। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा, नागपुर में है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 57 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब ऑप्शन डी, मीरा कुमार को नियुक्त किया गया था लोकसभा की पहली महिला स्पीकर। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, हार्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है, 58 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न है, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोएशिया की मुद्रा है कूना। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पुस्तक जो है कपिल देव के द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, तो यह था आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसमें मैथ और रीजनिंग के जो है आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पर दीजिएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना न भूलिएगा। बाकी आपको डेली ऐसे लेक्चर मिलते रहेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।